लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। सीएम योगी से मिले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक केशव मौर्य की बैठक में शामिल हुए हैं। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी शामिल हुए हैं। बता दें आपको, राष्ट्रपति चुनाव, निकाय चुनाव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों से ये बड़ी खबर मिल रही है और लगभग 1.5 घंटे तक सीएम आवास पर ये बैठक चली है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां 1.5 घंटे तक जो बैठक चली थी वो अब खत्म हो गई है। तमाम जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर बैठक में चर्चा हुई है। जानकारी ये मिल रही है कि राष्ट्रपति चुनाव और प्रदेश अध्यक्ष पर मंथन चला है। 1.5 घंटे तक ये मंथन चला। डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहे, सीएम इस बैठक में मौजूद रहे और धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद रहे, जिनसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। तो सीएम योगी से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की। सीएम आवास पर 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहे और तमाम जो भी मुद्दे हैं उन्हें लेकर धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत हुई है। माना यह जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव, निकाय चुनाव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर भी चर्चा की गई है। तो मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही थी और ये अब खत्म हो गई है। तमाम जो मुद्दे हैं उन्हें लेकर बैठक में चर्चा हुई। ये चेहरे आप देख रहे हैं जो इस बैठक में शामिल भी हुए और प्रदेश अध्यक्ष पर मंथन हुआ है। मीटिंग में कौन कौन शामिल हुए? योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान, ब्रजेश पाठक, सुनील बंसल, महामंत्री संगठन, ये इस बैठक में शामिल हुए। तमाम मुद्दों को लेकर इन सभी ने आपस में चर्चा की। दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में शामिल हुए और मुख्यमंत्री आवास पर 1.5 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष पर भी मंथन हुआ था। मुख्यमंत्री आवास पर चल रही उच्च स्तरीय बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री आवास से अभी पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल यहां से निकले और अब आप देख सकते हैं एक एक करके जो बाकी लोग इस बैठक में शामिल थे वो भी यहां से निकलते हुए आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री के साथ इस बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पार्टी के महामंत्री संगठन सुनील बंसल, ये सब लोग शामिल हुए। अभी सुनील बंसल का यहाँ से काफिला निकला और अब आप देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है उनका काफिला जाते हुए, ब्रजेश पाठक को आप देख सकते हैं यहाँ से, और केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो उनका काफिला पीछे की तरफ जो दूसरा गेट है, क्योंकि उनका आवास वहीं आ गई था तो वहाँ से निकला है। तो यहाँ पर अगर बात करें इस बैठक को लेकर तो करीब 7:30 बजे सब लोग आए थे, यानी यहाँ पर अगर बात करें करीब 1.25 घंटे तक सभी लोग मौजूद रहे। इस बीच में यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास पर डिनर भी किया गया और आप देख सकते हैं इस समय स्वतंत्र देव सिंह, पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको भी जाते हुए। इस लंबी बैठक के दौरान जो चर्चा के मुद्दे रहे वो रहे उत्तर प्रदेश के भावी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा। इसके अलावा आने वाले जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसके ऊपर चर्चा की गई। इसी साल जो निकाय चुनाव होने उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई। इसके अलावा हाल ही में जो आजमगढ़ और रामपुर के चुनावी नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहित करने वाले, एक दूसरे को बधाई भी दी गई और वहाँ पर उन नतीजों के आधार पर आगे की चीज़ों को देखने की भी बात की गई। अगर सोर्सेस की माने तो यहाँ पर ये बैठक खत्म हो गई है और अब इन चीज़ों के ऊपर आगे चर्चा होगी और ये भी माना जा रहा है कि जल्द ही आने वाले दिनों में अब भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी किया जाएगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि कल होगी योगी कैबिनेट की बैठक, ये बड़ी खबर। और आपको बता दें कि भवन में कैबिनेट की बैठक होनी है। औद्योगिक विकास, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम की बड़ी समीक्षा बैठक होने वाली है और सभी विभागों से समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। सरकार बनने के बाद जो लक्ष्य तय हुए थे वे विभागों में समीक्षा होगी। 100 दिन के लक्ष्य में कितना काम हुआ है, इसका अधिकारियों से सीएम योगी आदित्यनाथ ब्यौरा ले सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, कल बड़ी बैठक होने वाली है। और चलिए शैलेश अरोड़ा फिलहाल सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। शैलेश, कल बड़ी बैठक होने वाली है योगी कैबिनेट की, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल आयुषी, देखिए कल सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी और एक अपने दर्शकों को हम अपडेट देना चाहेंगे कि अब ये बैठक लोक भवन में नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है 5 कालीदास मार्ग वहां पर होगी। और इस बैठक में अगर हम प्रस्ताव की बात करें तो देखिए औद्योगिक विकास, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य
विभिन्न विभागों से जुड़े हुए प्रस्ताव आने की बात सोर्सेज से पता चल रही है। और इसके अलावा हालांकि एक ये चीज खास है कि आज शाम तक हमारी कई मंत्रियों से बात हुई, उनके पास एजेंडा नहीं था, यानी जाहिर सी बात है कि उसके बाद ये एजेंडा उनको मिला होगा। लेकिन जो सोर्सेज की माने तो ये वो विभाग है जिससे जुड़े हुए प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। इस बैठक के बाद में 11:30 बजे से देखिए एक और अहम बैठक होनी है मुख्यमंत्री की। उस बैठक में समीक्षा होगी, जो विभाग है उनके काम की समीक्षा होगी। और सोर्सेज की माने तो जिस समय नया मंत्रिमंडल बना था, सब विभाग बांटे गए थे, उसके बाद एक प्रेजेंटेशन का देखिए सिलसिला चला था। उसमें सभी मंत्रियों से उनके 100 दिन के, 6 महीने के, 1 साल, 5 साल तक के जो काम थे, एक प्लानिंग ली गई। और अब वो वक्त आ गया है जब जो शुरू के सबसे पहला लक्ष्य 100 दिन का था, उसमें कितना काम हुआ अब उसका ब्यौरा लिया जाए, तो आ गया है मौका। और कल सोर्सेज की माने तो जो समीक्षा बैठक होगी उसमें भी चर्चा होगी कि जो 100 दिन के लक्ष्य तय किए गए थे उसमें कितने लक्ष्य अब तक हासिल किए जा चुके हैं। और जब 100 दिन पूरे होंगे तो उस समय तक क्या वो सारे लक्ष्य पूरे हो जाएंगे जिनको लेकर आगे बढ़े थे, तो इन चीजों पर भी मंथन होगा। और उस बैठक में भी जो कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे, मुख्य सचिव होंगे, सोर्सेज की माने जो विभागों के अधिकारी है यानी प्रमुख सचिव और प्रमुख सचिव वो भी वहां पर मौजूद रह सकते हैं। तो कल 2 ताबड़तोड़ बड़ी बैठकें होंगी, पहले कैबिनेट की बैठक और उसके बाद में ये समीक्षा बैठक। जी शैलेश, क्योंकि देखिए, चलिए बहुत धन्यवाद शैलेश तमाम जानकारी देने के लिए। आपको तो ये बड़ी जानकारी शैलेश दे रहे थे। सुबह 10:30 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी और तमाम जो भी प्रस्ताव है वो फिलहाल कल लाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं इस वक्त। इधर केसरगंज से भाजपा विधायक आज चंडीगढ़ दौरे पर रहे हैं। इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह शिवसेना पर जमकर बरसे हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि शिवसेना हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ी और हमारे साथ ही धोखा किया है। आज उन्हीं के साथ ये सब हो रहा तो क्या गलत है? ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे का क्या नारा था, क्या कर दिया, और जो काम इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं के साथ किया था, आज वही काम शिवसेना के कार्यकर्ता इनके साथ कर रहे हैं। तो इनको दर्द नहीं होना चाहिए। अब तो ठाकरे जी, लगता है ठाकरे परिवार का ही काम समाप्त होने वाला है। बाला साहब ठाकरे का क्या नारा था? और देखिए, राष्ट्रपति चुनाव की बिसात अब पूरी तरह से बिछ चुकी है। आज विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और विपक्षी पार्टियों के कई नेता भी मौजूद रहे। इसे उसी तरह की शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है जैसे कुछ ही दिन पहले एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के वक्त भी दिखाई दिया। ये उस वक्त की तस्वीर है जब विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने दिल्ली में संसद भवन के अंदर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस ऐतिहासिक घड़ी के साक्षी कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहे। ये विचारधारा की लड़ाई है। यशवंत सिन्हा जी के साथ सारा का सारा ऑपोजिशन है। 2 अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ नफरत और दूसरी तरफ भाईचारा और देश की भावना। सिन्हा ने नामांकन पत्रों के 4 सेट राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को सौंपे, जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी है। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ ही राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। यशवंत का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के साथ है। 24 जून को ही मुर्मू अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। तस्वीरों से साफ है, दोनों ही प्रत्याशियों ने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया। लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी गई और इसलिए देश को याद रखना चाहिए कि कभी इस प्रकार के परिवार के लोगों को जो पारिवारिक पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती और जो कभी भी लोकतंत्र का गला घोट सकती है। बिहार के पटना में जन्मे यशवंत सिन्हा 24 साल तक प्रशासनिक सेवा में रहे हैं। उन्हें राजनीति का लंबा अनुभव रहा। 1986 में उन्होंने जनता पार्टी ज्वाइन की। 1988 में राज्यसभा सांसद बने। चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री रहे।
अटल सरकार में भी वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्रालय में भी उन्होंने काम किया। 2018 में भाजपा से अलग हुए और इसी साल टीएमसी में शामिल हो गए। अब 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होगी, जबकि रिजल्ट 21 जुलाई को आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर के साथ तो फतेहपुर से बड़ी खबर आ रही है। भू माफिया एजाज बॉक्सर की 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो गई है। 12 करोड़ की संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क किया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। एजाज बॉक्सर के खिलाफ जमीन हड़पने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तो ये बड़ी खबर, 12 करोड़ की संपत्ति को जिला प्रशासन ने आज कुर्क किया है। ये कुर्क की कार्रवाई आज प्रशासन की तरफ से की गई है। एजाज बॉक्सर के खिलाफ जमीन हड़पने का मुकदमा दर्ज था और इस पर कार्रवाई करते हुए आज 12 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। भू माफिया है एजाज बॉक्सर, जिसकी संपत्ति को कुर्क किया गया है। और इधर सहारनपुर में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। गैंगस्टर सनी नागपाल के मकानों पर यह बुलडोजर चला है। खनन माफिया हाजी इकबाल के बाद नागपाल की संपत्ति पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सनी नागपाल का नाम हाल ही में खनन माफिया हाजी इकबाल के साथ जुड़ा था। पुलिस ने यह भी दावा किया है और बताया है कि सनी और हाजी इकबाल के बीच करोड़ों रुपए का लेन देन फर्जी कंपनी बनाकर किया गया, जिसकी जांच लगातार चल रही है। और चलने के खिलाफ जमीन कब्ज जाने से लेकर अन्य धाराओं में भी यहां के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। जी, सहारनपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से आज की कार्यवाही कराई जा रही है। इन संपत्तियों का नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया था प्राधिकरण से और इनको पर्याप्त अवसर देने के उपरांत आज भस्तीकरण की कार्यवाही हो रही है। ऐसी बहुत सी कॉलोनियां हैं और सभी पर ये कार्यवाही या तो की जा चुकी है या प्रचलित है वर्तमान में, और अगर अन्य कोई भी संज्ञान में आती है कि उसका नक्शा स्वीकृत नहीं है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, कानपुर हिंसा में गिरफ्तार हुए मुख्तार बाबा के ऊपर सोमवार को बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन के कई विभागों की टीमों ने एक साथ शहर में बने बाबा बिरयानी के कई रेस्टोरेंट पर एक साथ कार्रवाई की। डीएम के आदेश पर बाबा मुख्तार की दुकान प्रशासन ने सील की है और बाबा बिरयानी की कई दुकानों को फूड विभाग ने सील कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि जांच के दौरान फूड सैंपल फेल हुए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं मौके की, जब ये कार्रवाई की गई। हिंसा के मास्टरमाइंड बाबा मुख्तार पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। फूड सैंपल उनकी दुकानों से लिए गए थे जो कि फेल हुए हैं और जिसके बाद दुकान प्रशासन ने सील कर दी है। और मैनपुरी जेल में बंद बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। फर्रुखाबाद में बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे के ठंडी सड़क पर गुरु शरणम होटल को तहसीलदार ने सीज करने की कार्रवाई की है। गैंगस्टर मामले में ये कार्रवाई की गई है और सूचना मिलने पर अनुपम की पत्नी मीनाक्षी दुबे मौके पर पहुंचे। इस दौरान तहसीलदार से उनकी नोकझोंक हो गई। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के साथ कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। इधर अवैध कारोबार करके उसके द्वारा अवैध रूप से धन अर्जित कर बनाई गई संपत्ति को फर्रुखाबाद पुलिस प्रशासन ने ढोल नगाड़े बजाकर कुर्क किया है। बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि भैया जब जवाब मांगा गया, मेरा जवाब पहुंच गया है। जब जवाब पे अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, आपने कोई सूची नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, आपने अचानक आके यहाँ पे सीज करने आ गए। इसके मतलब कानून के उसमें रह के आपको यहाँ पे रिसीवर बिठाना चाहिए था। भाई हमारा बैंक है, हमारा लोन पे, हम लोन की भरपाई कैसे करेंगे? जब आप हमारा होटल सीज ही कर देंगे तो हम लोन की भरपाई कैसे कर पाएंगे भाई? ये थाना कोतवाली फतेहगढ़ में एक मुकदमा अपराध संख्या 899 की विवेचना चल रही थी। उसके क्रम में डीएम सर ने 14/1 में गैंगस्टर एक्ट में एक आदेश पारित किया था 4 अप्रैल 2022 को। उसके क्रम में फिजिकल पोजेशन लेकर के मुझे प्रशासक नियुक्त किया गया था। प्रॉपर्टी सीज होने का आदेश हो चुका था, कुर्की का कन्विक्शन नहीं हुआ, अभी उनको गैंगस्टर घोषित करने की कार्रवाई नहीं हुई है। वो प्रक्रिया विचाराधीन है, उसका इस कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। ये प्रॉपर्टी का सीजर हो रहा है कि दौरान मुकदमा इनकी प्रॉपर्टी है सीज रहेगी। तो 10 जून को प्रयागराज के अटाला इलाके में हुई हिंसा मामले में आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश और तेज कर दी है और इसी को लेकर आज प्रयागराज पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया, जिससे फरार आरोपियों की मुश्किलें अब और बढ़ गई। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज के अटाला इलाके में पथराव, हिंसा और आगजनी फैलाने वालों पर हर गुजरते दिन के साथ पुलिस और प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है।
प्रयागराज हिंसा मामले में फरार चल रहे करीब 40 आरोपियों में से 5 के खिलाफ पुलिस ने 25-25 हजार रुपयों का इनाम घोषित किया है। जिन 5 फरार आरोपियों पर प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने इनाम घोषित किए हैं, उनमें AIMIM के जिला अध्यक्ष शाह आलम का नाम शामिल है। आरोप है कि शाह आलम के इशारे पर ही उपद्रवियों ने अटाला में पत्थरबाजी और नारेबाजी की और तभी से ये फरार चल रहा है। शाह आलम के अलावा फरार चल रहे उमर खालिद नाम के एक एक्टिविस्ट पर भी इनाम घोषित किया गया है। साथ ही समाजवादी पार्टी के एक पार्षद फजल खान और वामपंथी नेता डॉक्टर आशीष मित्तल के खिलाफ भी 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा हुई है। इन 4 आरोपियों के अलावा AIMIM के एक और नेता जिशान रहमानी पर भी पुरस्कार का ऐलान करते हुए प्रयागराज पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश कर रही है। 10 जून को प्रयागराज में हुई हिंसा के बाद से ही ये 5 आरोपी फरार चल रहे हैं, लेकिन अब इनाम का ऐलान होने के बाद इन 5 की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। ABP गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर सहारनपुर में पुलिस के धरपकड़ अभियान से घबराए 9 हिस्ट्री शीटर्स ने आज थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। बदमाश हाथों में तख्ती लेकर थाने पहुंचे और कहा कि वो कसम खाते हैं अब आगे अपराध नहीं करेंगे। इसके बाद सभी को कोतवाली प्रभारी ने चेतावनी दी। मौके की तस्वीरें आप देखिए। भविष्य में अपराध ना करने की इन लोगों ने कसम खाई है और अपने हाथ में तख्ती लेकर आज ये लोग आत्मसमर्पण करने पहुंचे। 9 अपराधियों ने आज सरेंडर किया। बात करेंगे उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 28 और 29 जून को प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होगी, जबकि 29 जून को तो बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 4 धाम यात्रा मार्ग पर एहतियात बरतने की खास जरूरत है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में आफत के बादल मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड के लोगों को 28 और 29 जून को बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है। इन 2 दिनों में पूरे प्रदेश में बारिश होगी, मगर 29 जून को प्रदेश भर में भारी बारिश की आशंका है। 27 में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें करीब ज़्यादातर जगहों में है, और जो गढ़वाल क्षेत्र है इसमें कुछ जगहों में जो है हल्की से मध्यम जो एक्टिविटी वो रहेगी। 28 और 29 की बात करें तो उसमें और भी जो बारिश की एक्टिविटी वो बढ़ेगी। 28-29 में ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश है पूरे प्रदेश में, और साथ ही जो भारी बारिश है तो वो भी आप जो 28 तारीख को जो है वो देखेंगे कि जो हमारे कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट से हिल्स वाले, और साथ ही जो देहरादून है या टेहरी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो इनमें भी एका दुक्का जगहों में 28 और 29 में हैवी रेन्स की संभावना बनी हुई है। 4 धाम यात्रा चल रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। तीर्थ यात्रियों से कहा गया है वो मौसम विभाग के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा करें। 28 जून को मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान है कि पर्वतीय क्षेत्रों कुमाऊं और गढ़वाल दोनों रीजनों के जिलों में भारी बारिश होगी, लेकिन 29 जून को जब मौसम में परिवर्तन होगा, मानसून दस्तक देगा, उस वक्त सभी जिलों में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसके बाद सभी जो तंत्र है, आपदा प्रबंधन विभाग हो या अन्य विभागों पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं ताकि मानसून सीजन के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत लोगों को ना आए। अगर बारिश ज्यादा है, सबसे ज्यादा परेशानी केदारनाथ यात्रियों को हो सकती है, क्योंकि केदारनाथ यात्रा के लिए 18 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई होती है। इस रास्ते पर लैंडस्लाइड का खतरा रहता है। ऐसे में ज्यादा बारिश होने पर यात्रा मार्ग पर परेशानी बढ़ जाती है। उधर 4 धाम के लिए जाने वाले मार्गों पर ऐसे कई खतरनाक लैंडस्लाइड जोन हैं, जहां अक्सर मलबा गिरता रहता है। ऐसे मार्गों पर भी चौकसी बढ़ाई जा रही है। जून का शुरुआती महीना था, उस वक्त अगर देखा जाए तो यात्रियों की संख्या में बहुत बड़ी इजाफा हुआ था। उस वक्त तकरीबन हर रोज 40 से 50 हज़ार यात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से यात्रियों की संख्या में कमी आई है। अब हर रोज तकरीबन 20,000 के करीब यात्री चारों धामों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस लिहाज से कहा सकता है कि 29 तारीख को जब मानसून उत्तराखंड में दस्तक देगा, उस वक्त भी यात्रियों की संख्या में हल्की गिरावट की संभावना जताई गई है। देहरादून से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, ABP गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।